नेक्स्ट टॉपिक देखो, फॉर्मल चार्ज। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया था, डॉट स्ट्रक्चर हम लोगों ने ड्रॉ किया। फॉर्मल चार्ज क्या होता है, जैसे आयनिक कंपाउंड्स थे तो आयनिक कंपाउंड्स पे प्रॉपर चार्ज आता था कि +1 आया, -1 आया, ऐसे कुछ चार्जेस होते थे। कोवेलेंट कंपाउंड्स पे वैसे तो चार्ज नहीं आना चाहिए, बट रिलेटिव नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसके पास, उसके हिसाब से फॉर्मल चार्ज हम लोग स्टेट करते हैं उसके ऊपर। तो फॉर्मूला इसका क्या होता है, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स and minus half of bond pair electrons. Valence electron, lone pair electrons, and half of bond pair electrons. ठीक है। अब देखो इससे क्या पता चलेगा तुम्हें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, ये पता चला तुम्हें। सेकंड, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो भी होंगे वो उसी एटम के होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी और का नहीं, सिर्फ एक ही एटम का होता है, तो वो पूरा ही हटा दिया हम लोगों ने। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स में अगर मान लो एक बॉन्ड पेयर है तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का और दूसरा इलेक्ट्रॉन उस एटम का है, ऐसा अजम्पशन रहता है अपना। ठीक है, तो वो हम लोग यूज करते हैं। तो एक ट्राई करके देखो, फाइंड द फॉर्मल चार्ज on each atom of oxygen in ozone। तो पहले O3 ओजोन का डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे और फिर उसमें तुम्हें फॉर्मल चार्ज हर एटम पे निकालने बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ट्राई करो। जो एक ऑक्सीजन है तुम्हारा वो बच जा रहा है, O2 का स्ट्रक्चर तो है, O2 का स्ट्रक्चर लास्ट जब भी किया था तो O2 वाले में जैसे ही देखोगे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ही हीट एक्सेप्ट कर सकता है, अब जो तीसरा ऑक्सीजन है उसके लिए दिक्कत है, क्योंकि ये अगर शेयर करेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन 8 से हाइयर हो जाएंगे। ओपन चेन में इसलिए नहीं बना रहे थे। तो यहाँ पे एक और टाइप ऑफ बॉन्ड है दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड, इस वाले केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर इज गिवन बाय वन बट शेयर्ड बाय बोथ। आयनिक में क्या हुआ, एक ने इलेक्ट्रॉन दिया दूसरे ने एक्सेप्ट किया, कोवेलेंट में दोनों इलेक्ट्रॉन दिए और दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर किए। कोऑर्डिनेट में इलेक्ट्रॉन कोई एक ही दे रहा है, दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है और शेयर दोनों कर रहे हैं। सो इलेक्ट्रॉन पेयर इज गिवन बाय वन is given by one but shared by both। तो अब इसमें क्या होगा कि ये सेंट्रल एटम जो ये इलेक्ट्रॉन देगा इस ऑक्सीजन को, ये एक्सेप्ट करेगा और शेयर दोनों करेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन रहा वो सिर्फ इस ऑक्सीजन का, ये इसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहा है। अब चेक करके देखो, क्या इस ऑक्सीजन के पास 2, 4, 6 और 8 इलेक्ट्रॉन्स है, सेंट्रल एटम के पास 2, 4, 6, 8 और इसके पास 2, 4, 6 और 8, तो सबके 8 कंप्लीट हो गए, जिसमें से कोवेलेंट बॉन्ड ये रहा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये रहा। बट इसमें होता क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक बार बन गया उसके बाद उसमें और कोवेलेंट बॉन्ड में कोई डिफरेंस नहीं होता, तुम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कि उसमें डिफरेंस क्या है। सो वंस फॉर्म्ड coordinate bond is same as that of,
as that of covalent bond. It is shown tail pointing towards donor atom and head pointing towards acceptor atom. तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा उसके तरफ एरो का टेल जाएगा और जो एक्सेप्ट कर रहा होगा उसके तरफ एरो का हेड जाएगा. मतलब इसको हम लोग चाहें तो ऐसा स्टेट कर सकते हैं, ओ डबल बॉन्ड ओ, एरो बनाया ऑक्सीजन, इस वे का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है, बट मैंने अभी क्या बोला कि एक बार कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया उसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में कोई डिफरेंस नहीं. ये अंडरस्टैंड कर लो फिर लिखना. तो इसको एरो के वजह सिंपल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, बट तब तुम्हें फॉर्मल चार्ज स्टेट करना पड़ेगा. ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज अब स्टेट कैसे करेंगे देखते हैं. ओ डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, इसके पास 3 लोन पेयर, 1 लोन पेयर और इसके पास 2 लोन पेयर. फॉर्मल चार्ज तुम कंपाउंड में हर एटम का निकालते हो जितने भी एटम्स हैं. तो फॉर्मल चार्ज मान लो हम लोगों ने इस ऑक्सीजन एटम का निकाला. फॉर्मूला क्या था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन पे, 6, माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, एंड देन बॉन्ड पेयर कितने, 2 एंड 2 4. तो हाफ ऑफ क्या करेंगे, 4 किया. तो 6 माइनस 4 माइनस हाफ ऑफ 4, 6 माइनस 4 माइनस 2 कितना आया, 0. तो फॉर्मल चार्ज इस ऑक्सीजन पे हो गया 0. सेकेंड वाले पे कैलकुलेट करते हैं. फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू 6 माइनस, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, -2, और इसके पास शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 2 4 एंड 2 6, हाफ ऑफ 6. So 6 minus 2 minus 3, this is equal to +1. तो फॉर्मल चार्ज इस ऑक्सीजन पे +1 हो गया. नेक्स्ट वाले पे कैलकुलेट करो. सो फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू 6 माइनस हाफ ऑफ, एक ही बॉन्ड बना है तो 2 हो जाएगा. सो 6 माइनस 6 इज 0, माइनस हाफ ऑफ 2 इज -1. तो फॉर्मल चार्ज सेंट्रल एटम पे +1 है और साइड वाले एटम पे -1 है. तो ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे +1 और यहाँ पे ये -1. तो फॉर्मल चार्जेस इसमें ये हैं और फॉर्मल चार्ज इस पे हो गया 0. तो क्वेश्चन सिर्फ इतना भी आ सकता है, व्हाट इज द फॉर्मल चार्जेस ऑन ईच एटम ऑफ ऑक्सीजन इन ओजोन, और ऑप्शंस रहेंगे ऐसे. तो 0 है, +1 है और -1 है. मॉलिक्यूल के ऊपर टोटल चार्ज क्या होगा, दैट इज सम ऑफ ऑल फॉर्मल चार्जेस. तो सबको ऐड करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, 0. इसलिए कोई चार्ज स्टेट नहीं करते हो तुम. टोटल चार्ज ऑन molecule or ion is equal to the sum of all formal charges in the atom. ठीक है, मॉलिक्यूल में टोटल चार्ज जो होगा वो सारे फॉर्मल चार्जेस के एडिशन के इक्वल होगा. ये समझ में आया. तो ये लिख लो पहले, फिर और केसेस में करते हैं, वो ट्राई करना. कुछ क्लियर नहीं हुआ तो बताओ. सारे ड्रॉ कर लिए ना, हो गया. जुलाई तक का जो टारगेट था वो तो हो गया ना अपना. क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चाहिए था, वी हैव डन इट.
find out the formal charge on each atom in the following cases. चलो इन चारों केसेस में चेक करो, एक और लेते हैं। इन सब केसेस में हर एटम पे फॉर्मल चार्ज क्या होगा ये निकालना है तुम्हें। फर्स्ट केस में चेक करोगे तो n के पास कोई इलेक्ट्रॉन दिख नहीं रहा है, ठीक है, और चारों हाइड्रोजन एक जैसे हैं, तो अगर कोई एटम सारा एक जैसा दिख रहा हो तो उसमें एक पे जो चार्ज होता है सब पे फ्री चार्ज मिलेगा। तो फॉर्मल चार्ज एक हाइड्रोजन पे निकाल लो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास 1 होते थे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0 और इसने बस एक बॉन्ड बनाया है, तो हाफ ऑफ 2 हो जाएगा। तो हाफ ऑफ 2 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0। तो फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज 0। n पे आते हैं, फॉर्मल चार्ज इसका जब निकालोगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 5 माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 0। लोन पेयर कहाँ है, इसके पास नहीं है ना, लोन पेयर तो है नहीं। तुम्हें ये मान के नहीं चलना है कि n के पास होता है, जो दिख रहा है वो अप्लाई करना है। वो क्यों मान रहे हो कि होता है, जब दिख ही नहीं रहा तो है कैसे। और माइनस यहाँ पे 4 बॉन्ड बने हैं, 4 बॉन्ड बने हैं तो हाफ ऑफ 8 करोगे, दैट विल बी इक्वल टू 5 माइनस 4 विच इज इक्वल टू +1। तो NH4 में यहाँ पे N के ऊपर +1 चार्ज है, दैट्स व्हाई इट इज NH4+, अमोनियम आयन है। हाँ बोलो। हाँ अरे होना तो बहुत कुछ चाहिए बट होता कहाँ है हर बार। मतलब यही जब तक वो डॉट स्ट्रक्चर में दिखाते नहीं कि इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है तब तक हमें हाँ वो कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि NH4+ का अगर तुम डॉट स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करोगे तो देखो N के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 3 हाइड्रोजन इसके पास आ गए, NH3 बन गया। N के पास एक लोन पेयर रहा, तो N के इलेक्ट्रॉन्स भी 8 हो गए, खुश थे बेचारे। फिर एक दुखी हाइड्रोजन आया इनके पास, जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, H+ है। तो अब H+ के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, H+ का मतलब क्या होता है, सिर्फ प्रोटॉन। हाइड्रोजन के एटम के पास एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन था, तुमने H+ बना दिया उसको, तो वो इलेक्ट्रॉन भी हटा दिया। तो अब उस बेसहारे बेचारे को इलेक्ट्रॉन कोई तो देगा। तो H+ यहाँ पे है और N के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास शेयर करने के लिए नहीं है कुछ, बट N के पास है। तो अब जो बॉन्ड बनता है उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन N ही देता है। अब ये बॉन्ड बन गया, तो बॉन्ड बनने के बाद तुम क्या मानते हो, इट्स अ प्योर कोवैलेंट बॉन्ड, तो आधा आधा फिर उसमें अज्यूम कर लेते हो। तो इसलिए तुम्हें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये दिख नहीं रहा है। और अगर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो H पे नेगेटिव चार्ज आया क्यों नहीं, ये एक डाउट हो सकता है। तो तुमने H ऐड नहीं किया था, तुमने H+ ऐड किया था, तो उस पे प्लस था, नेगेटिव चार्ज जिसकी वजह से आएगा तो प्लस माइनस क्या हो गया 0, इसलिए यहाँ पे चार्ज तुम्हें वो दिख नहीं रहा है और सिर्फ इन पे चार्ज दिख रहा है। तो अरेंजमेंट वही है, बस सिर्फ यहाँ पे H नहीं था, H+ था, इसलिए ऐसा हुआ। सेम वे में ट्राई करो, बाकी जो है हुआ सबका। इसमें ऑक्सीजन पे जब चेक करोगे तो फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू 6 - 2 - ½ ऑफ
6 होगा, 3 बॉन्ड्स है, सो 6 माइनस 2 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू +1। तो ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज +1 हो गया। हाइड्रोजन का चेक कर लो, फॉर्मल चार्ज विल बी इक्वल टू 1 माइनस 0 माइनस हाफ ऑफ 2। तो फॉर्मल चार्ज 1 माइनस 1 इसके ऊपर कितना, 0 हो गया। अब ये हाइड्रोजन जैसे है वैसे ही ये दोनों हाइड्रोजन भी, इनका भी फॉर्मल चार्ज 0 ही आएगा। नेक्स्ट आते हैं, इस कार्बन पे फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, 4 माइनस 0 और इसके 4 बॉन्ड्स हैं तो हाफ ऑफ 4 0 हो गया। इस ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज निकालो, 6 माइनस 4 माइनस हाफ ऑफ 4, तो 6 माइनस 6 ये भी 0 हो गया। बट ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन एक जैसे नहीं है, इस पे 2 लोन पेयर थे, इन पे 3 लोन पेयर्स हैं। तो फॉर्मल चार्ज इसका जब निकालोगे दैट इज 6 माइनस 6 माइनस हाफ ऑफ 2 माइनस 1। फॉर्मल चार्ज इसका निकालेंगे हम लोग, तो 6 माइनस 6 माइनस हाफ ऑफ 2 माइनस 1। तो इसमें दोनों ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है, तो ये CO3 2 माइनस हो जाएगा। दिस इज CO3 2 माइनस। ये पहला स्ट्रक्चर जो था इट वाज अमोनियम NH4 प्लस, तो NH4 प्लस में प्लस N पे है, H पे नहीं है। लिखते हैं तो ऐसा लगता है कि H पे चार्ज प्लस है, बट एक्चुअली N पे है। H3O प्लस, H3O प्लस में फॉर्मल चार्ज प्लस O पे है। नेक्स्ट इस पे आओ, NO3 माइनस, इसमें N का फाइंड करेंगे, सो फॉर्मल चार्ज विल बी इक्वल टू 5 माइनस 0 माइनस हाफ ऑफ 8, तो ये +1 आ गया। इस ऑक्सीजन का निकाल दो, फॉर्मल चार्ज विल बी इक्वल टू 6 माइनस 4 माइनस हाफ ऑफ 4, तो ये 0 हो गया। इस ऑक्सीजन का चेक करोगे, फॉर्मल चार्ज 6 माइनस हाफ ऑफ 2, ये -1 आ गया। और इसका हो गया फॉर्मल चार्ज 6 माइनस हाफ ऑफ 2, ये -1 आ गया। तो इसमें इस पे +1 है, -1 ये -1 सबको ऐड करो तो ओवरऑल क्या मिलेगा, -1 ही मिलेगा। तो इसलिए ये NO3 माइनस होता है। बट अगर क्वेश्चन ये पूछा होता कि फॉर्मल चार्जेस ऑक्सीजन पे क्या है, तो 0 है, -1 है और -1 है। सेम इस पे आओ, तो फ्लोरीन का चेक करोगे, फॉर्मल चार्ज 7 माइनस 6 माइनस हाफ ऑफ 2, तो ये 0 हो गया। अब जैसा ये फ्लोरीन है वैसा ही ये है, वैसा ही ये, तो इन तीनों का एक जैसा रहेगा। बोरोन का चेक करते हैं, बोरोन का हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3, -0 एंड माइनस हाफ ऑफ 8, तो कितना आया, -1। हाइड्रोजन का चेक करोगे, फॉर्मल चार्जेस 1 माइनस 0 माइनस हाफ ऑफ 2, 0 हो गया। और N का चेक करते फॉर्मल चार्ज, तो ये होता 5 माइनस 0 माइनस हाफ ऑफ 8 दैट इज इक्वल टू +1। तो इस कंपाउंड में N का फॉर्मल चार्ज +1 है, B का फॉर्मल चार्ज -1 है, बिकॉज N इलेक्ट्रॉन पेयर B को दे रहा है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, ये जो बॉन्ड है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो जो नहीं हुआ था वो कर लो, जो हुआ था उसको चेक कर लो एक बार। इसके नाम चाहिए, नाम भी लिख लेते हैं, याद रखोगे। NH4 प्लस तो अमोनियम हो गया, H3O प्लस इज कॉल्ड हाइड्रोनियम, CO3 2 माइनस कार्बोनेट, NO3 माइनस इज नाइट्रेट। और वो तो कंपाउंड है, आयन है, उसका अलग से नाम लिया। BH3 होता है बोरेन, NH3 होता है अमोनिया। तो बोरेन अमोनिया का वो कंपाउंड है, एडिशन कंपाउंड है। सर सी वाले कार्बन पे +1 क्यों है? कार्बन पे +1 क्यों होना चाहिए, फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन के पास थे 4, कोई लोन पेयर है नहीं तो 0, और उसने 4 बॉन्ड बनाए तो हाफ ऑफ 8 कर दिया।
तो 4 माइनस 4 कितना, 0 ही आया। तुम्हारा +1 क्यों आ रहा है? मेरा मतलब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 0 ही आ रहा है, मतलब हम्म, इसमें ऑक्सीजन जो नीचे वाले -1 वाले जो ऑक्सीजन उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन तो कार्बन में दे रहे हैं। नहीं, इन दोनों में देखो, अब हुआ क्या, CO3 2 माइनस में कार्बन के पास 4 ही इलेक्ट्रॉन थे, उसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, एक यहाँ दिया, 2 बॉन्ड बने, एक यहाँ दिया, एक यहाँ दिया, इसके 4 बॉन्ड बने, तो उसने एक एक इलेक्ट्रॉन ही दिए हैं। इनके पास जो तुम्हें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिख रहा है वो बाहर से आया है। बाहर से वहां हाइड्रोजन था, तो उसको हाइड्रोजन को हटा दिया हम लोगों ने, वो चला गया बाहर बेचारा। जैसे HCl में H+ अलग करते हो तो क्या बनता है, Cl- बनता है, तो Cl- के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो किसका है, H का है। तो वैसे ही यहाँ पे CO3 2 माइनस में O पे जो चार्ज है वो H से आया हुआ है, वो कार्बन से नहीं मिला है। तो मैंने इसीलिए बोला कि उसका सोर्स क्या है वो चेक मत करो, फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मल चार्ज निकालो। फॉर्मूले से वो 0 से हाँ, जाती है। बस। बायसेस विल नॉट हेल्प कि ये होना चाहिए था, वो करोगे फिर दिक्कत होगी। ये हो गया ना। देखते हैं इसमें एक्सेप्शन टू ऑक्टेट रूल। तो पहला ले सकते हो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। ऑक्टेट रूल का ये बोलना है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो स्टेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो उसके अलावा जो भी एग्जिस्ट कर रहा है जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में नहीं है वो उसके एक्सेप्शंस हो गए। तो फॉर एग्जांपल इफ यू टेक BH3 बोरेन, तो BH3 में बोरोन के पास सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स थे और हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये कंपाउंड जब बना, बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं तुम्हें, 6 इलेक्ट्रॉन से ऑक्टेट तो नहीं हुआ। लाइकवाइज अगर हम लोग BH2 का देखेंगे तो बी के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में और हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया। तो बी के पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 हो गए, ऑक्टेट इसमें भी नहीं हो रहा है। सेम एल्यूमिनियम क्लोराइड देखोगे उसमें भी नहीं कंप्लीट होगा। बोरोन के जितने भी हैलाइड्स हैं उसमें चेक करोगे उसमें भी नहीं होगा। तो बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, मतलब ऑक्टेट से लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये केस बोल सकते हो लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। Then second you can take odd electron molecules. जैसे NO2, तो NO2 में N डबल बॉन्ड O और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो ऑड इलेक्ट्रॉन हो गया। वैसे भी अगर तुम NO2 को कंपेयर करोगे तो N के पास इलेक्ट्रॉन कितने थे आउटर मोस्ट में, 5, और इसके पास कितने, 6 एंड 6, तो 6 + 6 हो गया 12, 12 + 5 हो गया 17, ऑड नंबर आ रहा है। तो कैसे भी अरेंज करोगे वो ऑड ही रहेगा। तो ऐसा एग्जाम्पल फिर NO भी हो सकता है। NO में भी अगर चेक करोगे तो N के पास इलेक्ट्रॉन कितने, 5, और O के पास कितने, 6 + 5 11 हो गया। तो ऑड में तो ऑक्टेट हो ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि ऑलरेडी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज भी इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं। देन वी कैन गो टू एक्सपैंडेड ऑक्टेट। एक्सपैंडेड ऑक्टेट का मतलब हो गया मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो बहुत सारे एग्जांपल्स तुम्हें इसके मिलेंगे। अब जैसे इसमें एग्जांपल ले लो PCl5,
फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉन्स अगर हम लोग कंपेयर करें इसमें, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, होने कितने चाहिए थे? 8 होने चाहिए थे, तो 8 को एक्सीड कर गया, ऑक्टेट रूल के हिसाब से होना ही नहीं चाहिए। सेम गोज फॉर SF4। सल्फर का इसमें अगेन चेक करोगे, सल्फर के पास भी इलेक्ट्रॉन कितने? 10 दिख रहे हैं। फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट ऑल दो, SF6 में जाओगे, ये रहेगा SF6। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 12 हो गए। 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन। ये ड्रॉ कर लो एग्जांपल्स कुछ। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हर मॉलिक्यूल में तुम्हारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स ही मिलेंगे, बहुत सारे उसके एक्सेप्शंस भी हैं। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर्स क्या होता है कि अगर कोवेलेंट बॉन्ड को डिफाइन करें तो कुछ बॉन्ड लेंथ होता होगा, बॉन्ड एंगल होगा, बॉन्ड ऑर्डर होगा, बॉन्ड एंथैल्पी होगी। इससे मतलब कि बॉन्ड कैसा है, कितना स्ट्रांग है, लेंथ क्या है, वो सारे इन्फॉर्मेशन हमें ऑब्टेन होते हैं, तो उन्हीं को डिफाइन कर रहे हैं पहले हम लोग। तो इसमें फर्स्ट आ जाता है बॉन्ड लेंथ। सो इट कैन बी डिफाइंड as the distance between nuclei of two bonded atoms in equilibrium with each other. इन इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर का मतलब है कि वो जो एटम्स है वो क्लोज भी नहीं आ रहे और वो दूर भी नहीं जा रहे हैं, जहां पे है वो फिक्स है। तो उस कंडीशन में क्योंकि जब बॉन्डिंग हुआ होगा तो दो एटम्स तो अलग अलग थे, फिर वो क्लोज आना स्टार्ट हुए होंगे, क्लोज आने के बाद फाइनली एक बॉन्ड बना और फिर वो मूव करना स्टॉप कर गए वहां पे कि और क्लोज नहीं आ रहे हैं। तो वैसे पॉइंट को हम लोग इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं, तो वहां पे जो डिस्टेंस मिलेगा तुम्हें न्यूक्लियाई के बीच में, दैट विल बी कॉल्ड इट्स बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ इससे निकाल सकते हो, जैसे कोई भी एक एटम ले लिया हम लोगों ने, न्यूक्लियस ये इसका हो गया, दूसरा एटम ऐसा ले लो, तो इनके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। जनरली क्या होगा कि बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा होता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक हो जाता है, मतलब लॉन्गर बॉन्ड्स को ब्रेक करना आसान है एज कंपेयर टू शॉर्टर बॉन्ड्स। तो याद रख सकते हो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। Shorter bonds are stronger and longer bonds are weaker.
जैसे अगर हम लोग हाइड्रोजन और हेलोजन का एग्जांपल ले लें, HF, HCl, HBr और HI, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। अब उनमें जब बॉन्ड बने तो स्मॉलेस्ट साइज किसका है? फ्लोरीन का है, और आयोडीन का हाईएस्ट है। तो अब वहां पे जब बॉन्ड ब्रेक करने की बात आएगी तो सबसे आसानी से H और I का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और सबसे दिक्कत के साथ H और F का बॉन्ड ब्रेक होगा। तो इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ में भी जब जाओगे तो HI इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन HF। देन नेक्स्ट इसमें आता है बॉन्ड एंगल। So it can be defined as the angle between two adjacent bonds if two angles are possible. Then smaller angle will be taken as the bond angle. जैसे मान लो अगर हम लोगों ने एग्जांपल लिया ए एक्स और एक्स, तो यहाँ पे दो एंगल्स पॉसिबल हैं। एक एंगल तो तुम ये आउटसाइड वाला ले सकते हो या फिर ये इनसाइड वाला हो सकता था। स्मॉलर एंगल कौन सा है? इनसाइड वाला है। तो इस केस में बॉन्ड एंगल हम लोग इसको बताएंगे, इसको नहीं बताएंगे। देन अगर मान लो हम लोगों ने ऐसा एक एग्जांपल लिया, तो इसमें बॉन्ड एंगल क्या है कि दो एडजेसेंट बॉन्ड जो है उनके बीच के एंगल की बात कर रहे हो। तो अगर तुमने ये बताया तो इट इज फाइन, बट अगर तुम ये बता रहे हो तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये एडजेसेंट नहीं है। ये दोनों हो सकते हैं बट रिवर्स साइड से हो सकते हैं, इस तरफ से नहीं होंगे। मतलब दो बॉन्ड्स के बीच में कोई तीसरा बॉन्ड ना आ पाए। दो एडजेसेंट जो बॉन्ड है उनके बीच का एंगल ही बताना है तुम्हें। कहाँ? थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। मतलब इसका एग्जांपल ले लो, ये जैसा हो गया, ये ब्लेड इस तरफ कर दो, ये ब्लेड इधर कर दो, ये ब्लेड इधर कर दो, तो मतलब एडजेसेंट चलेंगे बट ऐसा नहीं जा सकते हो घूम के। ये लिख लो पहले, फिर और इसमें दो टर्म्स वो भी बताते हैं। और ये हमें कैसे आइडिया चलता है? तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक वेज हैं जिससे एक्सपेरिमेंट के थ्रू यू कैन चेक, तो एक रफ आइडिया मिल जाता है कि इनके बीच में एंगल ऐसा रहा होगा। तो इसमें देखते हैं नेक्स्ट बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी या फिर इसको हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ अ गिवन बॉन्ड और अ बॉन्ड ऑफ गिवन टाइप। तो वन मोल क्यों लिया? क्योंकि एक बॉन्ड हमारे पास आएगा नहीं, आइसोलेट तुम कैसे करोगे एक बॉन्ड को? वो नहीं कर सकते, बट वन मोल ऑफ बॉन्ड यू कैन ब्रेक। सो इट इज डिफाइंड एज the amount of energy required to break 1 mole of bond of the given type. And its unit is equal to किलोजूल पर मोल। इसके टर्म्स में ये रहेगा। It is defined as the amount of energy required to break 1 mole of bond of given type. Unit is किलोजूल पर मोल। तो अगर मान लो उस कंपाउंड में जैसे क्लोरीन, क्लोरीन का तुमने एग्जांपल लिया, तो Cl2 में Cl Cl के बीच में एक ही बॉन्ड है, तो उसको ब्रेक करने में कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर H2O में जाते हो तो H2O में O और H बॉन्ड दो बार आ रहे हैं, ठीक है? तो क्या दोनों बॉन्ड जब ब्रेक करेंगे तो सेम एनर्जी ही लगेगी? अलग लगेगी। H2O में दो OH बॉन्ड है, H2O को पहले देखो,
H बॉन्ड O बॉन्ड H, या फिर CH4 का एग्जांपल लो। तो अब सवाल ये है कि बॉन्ड तो वही एक जैसे बॉन्ड है, बट क्या उनको हर बार जब ब्रेक करें तो सेम एनर्जी ही लगेगी? जैसे मान लो कि तुम्हारे पास 400 रुपीज हैं, ठीक है, तुम निकले घूमने उल्वे में बाहर, और उसमें बाहर मिल गया तुम्हें कोई चोर और बोल रहा है लाओ 2 पैसे। तो पहला 100 जो है तुम आराम से दोगे, ठीक है भाई ले लो, हमको हार्म मत करो, जाओ। दूसरे 100 में अरे और चाहिए, ठीक है ले लो, 100 और दे दिया। तो अब हाफ हाफ पे आ गए हैं। लेकिन अब जब बोलेगा और 200, तो अब थोड़ा दिक्कत होगा, नहीं नहीं ऐसा मत करो यार। और जो लास्ट वाला होगा उसमें नहीं नहीं आप कैसे, ये कैसे दे दे, तुमको इतना भी नहीं रखे हम। तो मतलब वो चेंज हो रहा है, जैसे जैसे वो जा रहा है उस पर चेंज आ रहा है। तो सेम वे में यहाँ जैसे बॉन्ड ब्रेक करते हो तो इन्वायरमेंट चेंजेस, उसकी स्टेबिलिटी इफेक्ट हो गई। तो अगला बॉन्ड ब्रेक करने में वापस उतनी एनर्जी अब नहीं लगेगी, वो लेस मोर हो सकता है। तो उस केस में फिर आंसर क्या करेंगे? अगर मान लो इस बॉन्ड को ब्रेक करने में x जूल ऑफ एनर्जी लगी और उसको ब्रेक करने में y लगा, तो हम लोग आंसर x बताएंगे या y बताएंगे? तो प्रॉब्लम है उसमें, कोई एक वैल्यू स्टेट नहीं कर सकते हो, तो सिंपल थिंग इज एवरेज कर दो। तो हम लोग वहां पे एवरेज करके ही आंसर बताते हैं जब भी ऐसे बॉन्ड्स होते हैं। और इसलिए टर्म आता है मीन बॉन्ड एंथैल्पी का। सो इट इज द एवरेज ऑफ bond enthalpies of the given type in a molecule। और इसको यूज क्यों कर रहे हो? इट इज यूज्ड बिकॉज even the same type of bonds will require different energies or different amount of energies to break when environment around them changes। environment चेंज होने का मतलब है कि ऑलरेडी कोई बॉन्ड तुमने ब्रेक कर दिया है, तो कोई चार्ज बिल्ड हो गया होगा या ऐसा कुछ हुआ होगा। सो फॉर एग्जांपल in the above case, mean bond enthalpy of OH बॉन्ड अगर रहा तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बाई 2। वैसे ही मान लो CH4 में उसको P Q R और S ले लिया हम लोगों ने। सो मीन बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड जो होगा दैट विल बी P प्लस Q प्लस R प्लस S अपॉन 4। तो हम लोग एवरेज बताते हैं हमेशा ऐसे केसेस में, और हर बार एनर्जी रिक्वायर्ड जो होगी वो अलग होगी। एनसीईआरटी में वैल्यूज भी दिए उन्होंने, तो एग्जांपल्स चेक कर सकते हो। बॉन्ड ऑर्डर देख लो इसमें। Bond order can be defined as the number of bonds between two atoms। दो एटम्स के बीच में बॉन्ड कितने हैं उसको हम लोग बॉन्ड ऑर्डर स्टेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे, अगर O2 का एग्जांपल लिया तुमने तो इट इज O डबल बॉन्ड O, या फिर अगर Cl2 का एग्जांपल लेते तो Cl बॉन्ड Cl।
या अगर N2 का एग्जांपल लोगे तो N ट्रिपल बॉन्ड N, तो बॉन्ड ऑर्डर इन द फर्स्ट केस इज 1, बॉन्ड ऑर्डर इस केस में हो गया 2, और बॉन्ड ऑर्डर इस केस में हो गया 3. नोट, फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बॉन्ड ऑर्डर इज सेम. आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, जैसे N2 हो गया, N2 देन CO एंड NO प्लस. अगर इन तीनों को चेक करो तो N2 के पास इलेक्ट्रॉन 14, CO के पास 6 प्लस 8 14, NO प्लस के पास 7 प्लस 8 15, 15 माइनस 1 अगेन कितना 14. तो इन सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल है और इन तीनों का ही बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो सेम रहना चाहिए. तो N2 का ऑर्डर कितना था 3 था, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका भी 3 होगा, इसका भी 3 होगा. तो अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है और तुम्हें एक का ऑर्डर पता है तो बाकी सबके भी उतने ही मिलने वाले हैं, वो स्टेट कर सकते हो. सो बॉन्ड स्ट्रेंथ को अब हम लोग बता सकते हैं. बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ. और बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ही हायर होगी. ग्रेटर इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ, more stable will be the bond. लिख लो इसको. इस भी देख लो. रेजोनेंस पहले आता कब है उसको अंडरस्टैंड करना है. तो किसी भी कंपाउंड के लिए इफ यू कैन ड्रॉ मोर देन वन डॉट स्ट्रक्चर, सिमिलर काइंड ऑफ डॉट स्ट्रक्चर अगर एक से ज्यादा ड्रॉ कर पा रहे हो, दैट मींस रेजोनेंस विल टेक प्लेस. तो ये फर्स्ट तुम्हारा हिंट होता है. तो सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं व्हेन मोर देन वन डॉट स्ट्रक्चर can be drawn for a given molecule or ion, then resonance will take place. अब जैसे फॉर एग्जांपल ओजोन का ही केस लेते हैं. तो ओजोन में ये एक स्ट्रक्चर बन सकता था, ये हो सकता है. अब अगर इसी स्ट्रक्चर को तुम ऐसा बना दो, ऐसा भी तो हो सकता था ना. अब बोलो कि इसमें अंतर ही क्या है, एक ही जैसे तो हैं. एक ही जैसे हैं बट एक ही नहीं है. ठीक है, ये ऑक्सीजन के 3 डिफरेंट एटम्स हैं. जैसे कोई 3 इंसान है तो तुम थोड़ी ये बोलते हो कि ये 3 इंसान है सब एक ही है. वो 3 डिफरेंट इंसान है बट अलग अलग है. तो वैसे ही एटम भी तो अलग अलग है ना. तो डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम लोग इसको एटम 1, एटम 2 और एटम 3 असाइन कर देते हैं नंबर. अब डिफरेंट बन गए. ये ऑक्सीजन एटम 1 है, ऑक्सीजन एटम 2, ऑक्सीजन एटम 3 है. जो नंबर तुम एक स्ट्रक्चर में असाइन करोगे बाकी के सारे स्ट्रक्चर्स में भी वही नंबर असाइन करने हैं. तो ये एटम नंबर 1, एटम नंबर 2, एटम नंबर 3 हो गया. तो अगर इस स्ट्रक्चर को देखो तो इसमें एटम 1 और 2 के बीच में बॉन्ड कितने दिख रहे हैं, डबल बॉन्ड है. यहाँ एटम 1 और 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है. बॉन्ड पैरामीटर में अभी पढ़ा कि बॉन्ड ऑर्डर जैसे जैसे इंक्रीज होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा. और बॉन्ड ऑर्डर होता क्या था, नंबर ऑफ बॉन्ड्स.
तो यहाँ 2 बॉन्ड, इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 1 है। तो इस स्ट्रक्चर को अगर एक्सेप्ट करते हो तो तुम्हें ये बोलना होगा कि 1 और 2 का बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर है और 2 और 3 का बॉन्ड जो है वो वीक है। इसको एक्सेप्ट करते हो तो 1 और 2 का बॉन्ड वीक हो जाता है और 2 और 3 का बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है। अब दोनों चीजें एक साथ ट्रू तो हो नहीं सकती हैं, कोई एक ही स्ट्रांग होगा या कोई एक ही वीक हो सकता है। तो मतलब दो ऐसे स्ट्रक्चर इसमें हम लोग ड्रॉ कर पाए, लेकिन दोनों ही अलग अलग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो पहला कंडीशन ये है, व्हेन मोर देन वन डॉट स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन देन ओनली रेजोनेंस विल टेक प्लेस। तो यहाँ पे तो कर पा रहे हैं। तो जब भी किसी मॉलिक्यूल या आयन का मल्टीपल डॉट स्ट्रक्चर तुम ड्रॉ करते हो, इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल फॉर्म्स बोलते हैं। ऑल द डॉट स्ट्रक्चर that can be drawn on the plane of paper are called resonating structure और canonical forms। बट इसमें दिक्कत यह है कि दोनों स्ट्रक्चर्स जो तुमने बनाए, इसमें से कोई भी स्ट्रक्चर इन रियलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तुमने बनाया है सिर्फ। None of the resonating structures actually exist the structure which exists is called resonance hybrid and it is an average of all the resonating structures। अब एवरेज का मतलब यहाँ पे सिंपल एवरेज नहीं है, सिंपल एवरेज यहाँ पे ऑब्टेन नहीं करना है तुम्हें। जिस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज्यादा है, कंट्रीब्यूशन उसका हाइयर होगा। सिंपल एवरेज का मतलब क्या है कि दो स्ट्रक्चर लिया और उसको बाई हाफ कर दिया, वो प्रॉपर्टी हाफ ऑफ कर दी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, ये दोनों स्ट्रक्चर सिमिलर काइंड ऑफ इक्वल स्टेबिलिटी, तो इनमें हाफ होगा। बट कभी ऐसे स्ट्रक्चर तुमने बनाए जहाँ पे इक्वल स्टेबिलिटी नहीं है, तो जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन उसका ज्यादा होगा, जिसकी स्टेबिलिटी कम है उसका अमाउंट लो रहेगा वहां पे। सो कंट्रीब्यूशन ऑफ more stable resonating structure will be greater in resonance hybrid। हाइब्रिड बन तो गया, बट इसमें क्या है कि तुम हाइब्रिड का डॉट स्ट्रक्चर प्लेन में ड्रॉ नहीं कर सकते हो। डॉट स्ट्रक्चर ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन द प्लेन ऑफ पेपर। और जब स्टेबिलिटी की बात करोगे तो रेजोनेंस हाइब्रिड सिंस एग्जिस्ट कर रहा है, और हमने अंडरस्टैंड क्या किया कि एग्जिस्ट वो करता है जो स्टेबल होता है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने भी हैं उस सबसे ज्यादा स्टेबल हाइब्रिड रहेगा। तो ये पॉइंट्स लिख लो, फिर उसको भी लिखते हैं हम लोग। बट इसका जब हाइब्रिड बनता है तो हाइब्रिड में क्या होता है दैट यू फाइंड
बोथ आर इक्वली स्ट्रांग और लेंथ इक्वल इक्वल हो जाता है, मतलब ये दोनों के लेंथ अलग नहीं मिलता है तुम्हें। तुम्हारे हिसाब से ये क्या मिलने चाहिए, अलग मिलने चाहिए थे, लेंथ अलग होना चाहिए था। इसका जो हाइब्रिड होगा ओ सिंगल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे ये पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया। पार्शियल डबल बॉन्ड का मतलब है कि वो सिंगल बॉन्ड से स्ट्रांग है और डबल बॉन्ड से वीक है। लेकिन अब पार्शियल डबल बॉन्ड को डॉट स्ट्रक्चर में स्टेट कैसे करेंगे, सिंगल बॉन्ड का मतलब था 2 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड के मतलब हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, तो पार्शियल डबल बॉन्ड का मतलब क्या है। तो डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना इसलिए पॉसिबल नहीं है। और ये क्यों हो पाता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स के दो टाइप हैं, एक लोकलाइज्ड और एक डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पे ये पाई वाला इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये स्विच कर रहे हैं प्लेसेस, एक बार इधर बॉन्ड बना रहे हैं, एक बार इधर बना रहे हैं, तो वो फिक्स नहीं है। तो तुम तो डॉट बना दोगे मतलब क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो जो मूव कर रहा है उसको तो ड्रॉ नहीं कर पाओगे इसमें, इसलिए हम लोग उसको ड्रॉ नहीं कर पाते हैं। सो दिस इज पार्शियल डबल बॉन्ड। और ये हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये पहले ड्रॉ कर लो, फिर इसमें आगे करते हैं, बाकी और पॉइंट्स भी हैं। पार्शियल डबल बॉन्ड मतलब वो इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर के लिए दे रहा है फिर नहीं दे रहा है, मतलब ऐसे कुछ हो रहा है। मतलब ऐसा सोचो कि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो स्विच कर रहे हैं प्लेसेस, एक बार बॉन्डिंग इधर किया, फिर एक बार बॉन्डिंग इधर किया, तो साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो रहा है मूव। तो कन्वेंशनल जो थॉट है वो ब्रेक होने लगता है यहाँ पे, कि तुमने जो अंडरस्टैंड किया ऐसा ही होता था, तो धीरे धीरे वो ब्रेक होता है। तो वो स्टार्टिंग में ही कोई ब्रेक कर देगा तो तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, तुम लगेगा यार छोड़े सब, ये क्या बातें हैं। लेकिन कोई बोले कि नहीं ऐसा होता, तुमने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ ये तो आसान चीज़ है, चलो ठीक है। फिर आगे चल के लोग बोलते नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता है, देखो एक और चीज़। हाँ, तो वही है, जब तक ट्रैप में आओगे नहीं तुम कैसे उसके बनोगे। हो गया ये बनाए। और ये होने से क्या हो जाएगा कि दोनों बॉन्ड का लेंथ भी इक्वल हो जाएगा और दोनों का स्ट्रेंथ भी इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट तक आए कैसे, कि डॉट स्ट्रक्चर बना है तो ऐसे स्ट्रक्चर बन रहे हैं, सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इन दोनों में से एक का लेंथ ज्यादा और एक का लेंथ कम होना चाहिए था। प्रैक्टिकली ऑब्जर्व बोथ लेंथ्स वेर सेम, तो अब उसको एक्सप्लेन कैसे करोगे तुम। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस वहां पे आता है कि देखो जब भी कहीं पे प्रॉब्लम आएगा, कि तुमने एक अंडरस्टैंडिंग बनाई और वहां पे तुम्हारे हिसाब से तुमने प्रिडिक्ट किया कि ऐसा होना चाहिए, बट वहां पे कुछ नहीं हुआ वैसा, देन कोई और कॉन्सेप्ट या एक थ्योरी बिल्ड होगी जो उस चीज को एक्सप्लेन करे। तो बिल्डिंग ऐसे फिर अपना बनता है, एक एक फ्लोर कि ये कुछ बनाया बहुत बेसिक सा, फिर उससे हम लोगों ने हर चीज एक्सप्लेन करने का ट्राई किया, हर्डल कुछ आगे एक्सेप्शन मिल गया तो फिर उसको एक्सप्लेन करोगे, फिर कुछ और बना, फिर उसके हिसाब से और सबको ट्राई किया, फिर कुछ एक्सेप्शन मिलेगा, फिर कुछ और बनाओगे। तो धीरे धीरे ऐसी चीजें ऐड होती जाती हैं। और सब इसलिए पढ़ते हो कि वो कुछ तो एक्सप्लेन कर रहा था, बट फिर उसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं कि उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए फिर क्यों नहीं कर पा रहा वो पढ़ो। रेजोनेंस यहाँ पे जस्ट हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही पढ़ेंगे, बट जब ऑर्गेनिक में जाओगे तो ये बहुत ज्यादा इन डेप्थ है, और ऑर्गेनिक के हर चैप्टर में यूज होता है रेजोनेंस। सो रेजोनेंस हाइब्रिड is more stable than any of the resonating structures.
तो रेजोनेंस हाइब्रिड की स्टेबिलिटी किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हाइयर है। जो स्टेबल होता है उसका एनर्जी क्या होता है, कम होता है। तो एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड विल बी लोअर देन एनी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड is lower than any of the resonating structures the difference of energy between resonance hybrid and most stable resonating structure is called resonance energy। क्योंकि दोनों में अगर एनर्जी का डिफरेंस है तो वो जो डिफरेंस निकालोगे दैट एनर्जी विल बी कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी जितना हाइयर होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और हाइब्रिड में उतना ही डिफरेंस हुआ, मतलब हाइब्रिड की एनर्जी उतनी ही कम हुई और उसकी एनर्जी कम हुई तो उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो रेजोनेंस एनर्जी जितना हाइयर होगा हाइब्रिड की स्टेबिलिटी उतनी हाइयर होगी। सो स्टेबिलिटी ऑफ resonance hybrid is directly proportional to resonance energy। हाँ, conditions to draw resonating structures। अब ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से कुछ भी ड्रॉ कर देना है, उसके भी कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे उसमें हर एटम का प्लेस फिक्स है, वो चेंज नहीं करना है। अगर किसी एक स्ट्रक्चर में एटम नंबर 1 था तो वो सारे स्ट्रक्चर में एटम नंबर 1 ही रहेगा, किसी में वो 2 है तो एटम नंबर 2 ही रहेगा। सो place of each atom will remain same in each of the resonating structures। Total charge on all the resonating structure will be same total number of unpaired electrons in all the resonating structures will be same। तो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला, एटम का प्लेस तुम्हें चेंज नहीं करना है। दूसरा, टोटल चार्ज जो है वो सेम होना चाहिए, मतलब अगर नेट चार्ज एक स्ट्रक्चर में जीरो है तो दूसरे में भी जीरो आना चाहिए। प्लस माइनस यू कैन क्रिएट, उससे दिक्कत नहीं है, बट अगर एक प्लस बना है तो एक नेगेटिव भी बनना चाहिए ताकि ऐड करके आंसर अल्टीमेटली क्या हो जाए, जीरो हो जाए। देन अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम रहेगा, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर चेंज होगा तो मैग्नेटिक बिहेवियर विल चेंज। अनपेड इलेक्ट्रॉन होता तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, पैरामैग्नेटिक, और अनपेड है नहीं तो डायमैग्नेटिक। तो अगर पहले अनपेड था और किसी एक स्ट्रक्चर में कोई भी अनपेड नहीं है तो मतलब वो दोनों स्ट्रक्चर एक क्या बना, पैरा, और एक हो गया डाय। ये तो हो नहीं सकता है, बिहेवियर तो एक ही जैसा रहेगा। एंड नोट
resonance is due to delocalization of electron तो जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें इन्वॉल्व होंगे दे विल बी कॉल्ड डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स। जैसे पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, लोन पेयर हो गया, वो मूव कर सकते हैं। एक ही बॉन्ड है तो वो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता, वो अपने प्लेस पे रहेगा फिक्स। बेंजीन का एग्जांपल देखो, एक बेंजीन का एग्जांपल पहले अंडरस्टैंड करते हैं। C6H6 अब यहाँ पे इनिशियली मान लो हम लोगों ने ये स्ट्रक्चर बनाया, तो इसी के बजाय ये हो सकता है। दो स्ट्रक्चर हैं पॉसिबल। अभी इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में अंडरस्टैंड करो तो ये कैसे मूव करते होंगे वो समझ सकते हो। जैसे मान लो कि अगर तुमने इस पाई बॉन्ड को ब्रेक किया, ऐसा एरो बनाया, तो कंप्लीट एरो जिसके पास जा रहा है, मतलब उस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन उसके पास जा रहे हैं। तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिल गए, तो इस पे चार्ज कैसा, माइनस। फिर ये बॉन्ड ऐसा करो तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन जा रहा है अगर उस पर माइनस आता है तो जिससे दूर जा रहा होगा उस पर प्लस आता होगा। तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। माइनस का मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और प्लस का मतलब एक एम्प्टी ऑर्बिटल है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये बॉन्ड बना लेंगे जो इसमें बन गया। फिर ये ऐसा मूव किया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एम्प्टी ऑर्बिटल, यहाँ एक बॉन्ड बन गया। फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ एम्प्टी ऑर्बिटल, इनके बीच में एक बॉन्ड बन गया। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये ऐसा मूव कर रहे हैं सर्कुलर वे में, एक एक करके। तो इसलिए जो उसका हाइब्रिड बनता है उसमें हम लोग ऐसा सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। तो सर्कल का मतलब डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं उस पूरे रिंग पे, और वो स्टेबल नहीं है एक जगह पे। तो ये हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड। Draw the resonating structure of CO3 2 minus. ये ट्राई करो। लास्ट ईयर तक जो बेंजीन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे वो एग्जिस्ट ही नहीं करे, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो, ये एग्जिस्ट करता है। अरे ऐसा नहीं करना है, ट्रस्ट उठा ही नहीं लेना एक ही बार। अब भरोसा ही नहीं रहा, जो बोलते हैं फिर चेंज कर देते हैं। नहीं नहीं, बेंजीन जो तुमने अभी अंडरस्टैंड किया वैसा ही रहेगा, क्योंकि ये मतलब उसके हर प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, सब बॉन्ड का लेंथ इक्वल हो, क्योंकि इसमें भी अगर देखो तो कार्बन कार्बन के बीच में दो टाइप के बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है। तो तीन स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तीन वीक होना चाहिए था। प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड ऑल बॉन्ड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल स्ट्रेंथ। तो नीचे वाला जो स्ट्रक्चर उस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है कि पार्शियल डबल बॉन्ड है। तो कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड का जो लेंथ होता है वो भी अपने पास है, डबल बॉन्ड का जो लेंथ होता है वो भी अपने पास है। फिर जब हम लोग बेंजीन को चेक करते हैं तो इसमें जो कार्बन कार्बन का लेंथ है वो सिंगल से कम और डबल से ज़्यादा आता है, तो उनके बीच में आया। दैट मीन्स वो डबल बॉन्ड से वीक था और सिंगल बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग था।
तो हाइब्रिड वाला स्ट्रक्चर उस चीज को एक्सप्लेन कर पा रहा है। बनाए स्ट्रक्चर कितने बने? 3 बन रहे हैं। तो एट अ टाइम एक बॉन्ड ब्रेक करोगे और एक बॉन्ड फॉर्म करोगे। जैसे देखो, ये बॉन्ड अगर तुमने ब्रेक किया तो यहाँ माइनस और इस पे प्लस, और ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, तो इससे एक बॉन्ड बनता CO माइनस। ये कर सकते थे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड वो कर सकते हो, ये हो सकता है, राइट? क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज है, प्लस का मतलब क्या, एम्प्टी ऑर्बिटल है, और ये इलेक्ट्रॉन उसको मिल गया तो बॉन्ड बन गया, और यहाँ पे O पे चार्ज माइनस। नेक्स्ट फिर ये इधर आ सकता है और ये ऐसा ब्रेक कर सकता है, सो O माइनस, डबल बॉन्ड O, और इसके ऊपर O माइनस। तो तीनों बॉन्ड जो है वो तीनों कैसे हैं, सब पे मूव कर रहा है। एवरेज अगर ऑब्टेन करने जाओगे इसमें, तो एवरेज देखो, इसमें C और O के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। तो ओवरऑल कितने बॉन्ड बने? 3 स्ट्रक्चर बना, और 3 स्ट्रक्चर में इन 2 एटम के बीच में 4 बॉन्ड बने। एवरेज कितना हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा।
विच इज समवेयर इन बिटवीन 1 एंड 2। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या मिल रहा है, 1 और 2 के बीच का मिल रहा है। और रेजोनेंस के चलते हो ये रहा है कि सारे बॉन्ड जो डिफरेंट स्ट्रेंथ वाले थे वो सारे इक्वल स्ट्रेंथ के बन जा रहे हैं, और 2 माइनस चार्ज ओवरऑल इसके ऊपर है। तो 2 माइनस को चाहो तो 3 पार्ट में डिवाइड भी कर सकते हो। जैसे अगर इसी एटम को देखते हैं तो इसमें कोई चार्ज नहीं है, -1, यहाँ कितना कि -1 है, तो 3 बार ऑक्सीजन पे चार्ज कितना आया, -2। स्ट्रक्चर कितने थे, 3, तो -2/3 एवरेज कर सकते हो। बेंजीन वाले के एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं। इन बेंजीन फ्रॉम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स it appears like one, or it appears like carbon carbon bonds are of two type. One having greater bond length, या फिर one longer and one shorter। लॉन्गर बॉन्ड जो होगा वो सी सिंगल बॉन्ड सी होना चाहिए, एंड वन शॉर्टर ये सी डबल बॉन्ड सी होना चाहिए। बट अपॉन ऑब्जर्वेशन all bond length were found to be same। with a partial double bond character। stronger than a single bond, but weaker than a double bond। This can be explained on the basis of resonance hybrid। तो रेजोनेंस हाइब्रिड इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर पा रहा है जो नॉर्मल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, इसलिए हम लोग हाइब्रिड ड्रॉ कर रहे हैं। हाँ मतलब वो स्ट्रेंथ बता रहे हो कि ये ड्रॉ कर लिए ना। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे CO3 2- का बनाया था, वैसा ही SO4 2- का ट्राई करो। इसका ट्राई करके देखो। तो इसमें सिंस डबल बॉन्ड एक ही बार आ रहा है तो सबको एक एक बार दे दो।
ये 4 स्ट्रक्चर बन जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? एक और क्वेश्चन देखो। अब रेजोनेंस जब अंडरस्टैंड कर लिया तो ये कैसे अप्लाई करना है। Predict the increasing order of bond length in फर्स्ट में हम लोगों ने ले लिया CO2, CO and then CO3 2 minus, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बोनेट आयन। इसमें कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर तुम्हें बताना है, ट्राई करो। आयनिक नहीं बनाना है, कोऑर्डिनेट बनाना है। देखो CO2 का स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी है, ये तो बना सकते थे, इलास्टिक किया था हम लोगों ने। CO2 का ये बना, CO का जो स्ट्रक्चर बनता है वो ऐसा है, और CO3 2 माइनस का भी बनाया था, रेजोनेंस होता है जिसमें। तो अब इन तीनों केसेस में जब चेक करोगे तो CO के स्ट्रक्चर में ऑक्टेट भी कंप्लीट है। तो जब बॉन्ड बना तो 2 बॉन्ड इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है और एक बॉन्ड जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन दे रहा है और एक्सेप्ट कार्बन कर रहा है। तो अब इन तीनों में देखो, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में इसमें क्या मिला, डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड, और इस केस में क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड। हमें क्या प्रेडिक्ट करना है इसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ बताना है। तो जो बॉन्ड जितना वीक होगा उसका लेंथ उतना ही ज्यादा होगा। तो सबसे वीकेस्ट बॉन्ड इन तीनों में कौन सा रहा, पार्शियल डबल बॉन्ड। तो सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए ना, तो जिसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम है उसका बताओगे पहले, उसका तो हाईएस्ट हो जाता, बॉन्ड स्ट्रेंथ हाईएस्ट होता CO का, तो लेंथ इसका सबसे कम, इससे ज्यादा लेंथ CO2 का, और इससे ज्यादा लेंथ CO3 2 माइनस का। ये आंसर हो जाएगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ जैसे जैसे कम होगा बॉन्ड लेंथ वैसे वैसे इंक्रीज होगा। तो क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं इन टॉपिक्स पे इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। एक और ऐसा करते हैं, C2H6 एक ले लिया इथीन, C2H4 इथीन, C2H2 इथाइन, एंड देन बेंजीन। तो ठीक है, स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर देते हैं।
ट्राई करो ये। क्या ऑर्डर आएगा इसमें, बोलो, अरे बताओ। स्मॉलेस्ट सी होगा, देन स्मॉलेस्ट सी, देन बी, देन डी, देन ए। ठीक है, सही है। सी वाले केस में ये ट्रिपल बॉन्ड है तो स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया। ये हो गया डबल बॉन्ड, ये हो गया सिंगल बॉन्ड, और ये हो गया पार्शियल डबल बॉन्ड। तो देखो इसमें 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो बॉन्ड लेंथ का मैंने अभी दिया, या फिर इसी में पूछ सकते थे बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर क्या होगा बताओ, या बॉन्ड इंथैल्पी का ऑर्डर क्या होगा बताओ। तो बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड इंथैल्पी, इन तीनों के ऑर्डर सेम रहेंगे, बॉन्ड लेंथ उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए। जो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है वो ट्रिपल बॉन्ड, तो लेंथ इसका स्मॉलेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट इज सी, देन इससे ज़्यादा फिर डबल बॉन्ड बी, देन उससे ज़्यादा पार्शियल डबल बॉन्ड डी, और उससे भी ज़्यादा हो जाता सिंगल बॉन्ड दैट इज ए। तो अब ये क्वेश्चंस क्यों अच्छे एंट्रेंस के लिए, क्योंकि ये 3 बहुत आराम से कर सकते हो। रेजोनेंस का आइडिया नहीं है तो वहाँ दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और स्पेशली इनके अलावा अगर वैसा कुछ दे दे तो स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करना पड़ेगा फिर तुम्हें। ये करो पहले।